आजमगढ़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधी टक्कर देखी गई, जहां इस उपचुनाव में लगभग 45.97% मतदान हुआ। इस सीट पर भी बीजेपी की तरफ से 2019 में दिनेश लाल निरहुआ को उतारा गया था, तो वहीं उन्हें फिर से मौका दिया गया है और सपा की तरफ से धर्मेंद्र यादव को मौका दिया गया। 26 जून को नतीजे बता देंगे कि किसकी किस्मत का फैसला इस बार जनता ने किया है या फिर से सपा का इतिहास बरकरार रहने वाला है। देश में कई सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिनमें सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली रामपुर लोकसभा सीट पर 37.02% मतदान हुआ। ये सीट सपा नेता आजम खान के इस्तीफे के बाद खाली हो गई थी और इस सीट पर मुख्तार अब्बास नकवी ने वोट डालकर बीजेपी की जीत का दावा किया, तो वहीं आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा ने भी वोटिंग के दौरान कई गंभीर आरोप प्रशासन पर लगा दिए। आजमगढ़ उपचुनाव में हो रही वोटिंग के दौरान सपा विधायक नफीस अहमद ने भी अपना वोट डाला। इस दौरान जब उनसे उपचुनाव को लेकर सवाल पूछे गए तो उन्होंने इस दौरान आजमगढ़ को समाजवादी पार्टी की धरती तक बता दिया। देखिए, यहाँ लगने का कोई सवाल ही नहीं है। आजमगढ़ तो समाजवादी धरती है और आजमगढ़ हमेशा से समाजवादियों के साथ खड़ा रहा है और हम लगातार यहाँ पे 10 सीट जीते और लोकसभा उपचुनाव भी हम भारी मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। जनता में उत्साह है समाजवादी को लेकर, क्योंकि समाजवादी सड़कों पे संघर्ष कर रही है। आज जो हुकूमत है उस हुकूमत के खिलाफ समाजवादी किसानों के मुद्दे पे, नौजवानों के मुद्दे पे, हर मुद्दे पे सड़क से लेकर विधानसभा और लोकसभा तक लड़ने का काम कर रही है, इसलिए जनता उसके साथ। आजमगढ़ के उपचुनाव में लड़ाई भले ही सपा और बीजेपी के बीच मानी जा रही हो, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की तरफ से भी अपना पक्ष में माहौल बनाने की पूरी कोशिश की गई। इसलिए बसपा ने शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को इस उपचुनाव में टिकट दिया, जहां शाह आलम ने भी अपना वोट डालने के बाद समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए जनता के फैसले को अपने पक्ष में आने की उम्मीद जताई। आप कृपया करके 12-1 बजे तक रुक जाइए, उसके बाद ये सवाल आपको मुझसे शायद पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुजन समाज पार्टी ये चुनाव क्लियर कट जीत रही है, लाखों मोर देन लाख वोट से इसकी जीत होगी। ये इसको कोई रोक नहीं पाए। ये चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, ये जनता लड़ रही है। जो उनके साथ छलावा हुआ है उसका जवाब अब जनता देगी। आपका एक मुद्दा था कि लोकल बनाम बाहरी प्रत्याशी। देखिए, वो मुद्दा इसलिए था कि मैं सिर्फ यहाँ कैंडिडेट नहीं हूँ, आई एम ऑल्सो ए वोटर। अभी मैं वोट कास्ट करके आया हूँ जी। हम लोगों ने अपने को बहुत वैसा कहते थे छला हुआ महसूस किया कि ये कैसा प्रतिनिधित्व है कि आप नॉमिनेशन करने के बाद कभी पलट के नहीं आते। इतनी डेवलपमेंट अभी बता रहे ना, बेरोजगारी का हाल देख लीजिए आप, और इतने बड़े बड़े आपदा आई, कोरोना आया इस बीच में। हम ये नहीं कहते कि आप ये करिए वो करिए, एटलीस्ट पूछिए तो सही कि लोग किस हाल में हैं। ये तो फ़र्ज़ बनता है ना हमारे एसपी का। आप पूछने भी नहीं आएंगे, अब लोग मरते रहें, वोट दे के बैठे रहेंगे, तो आपको लगता है कि यहाँ हम लोग गुलाम हैं। ये कोई आपकी ज़मीन जायदाद थोड़ी है जो आप हल चलाने चले जाते हैं। सपा के नेता कह रहे हैं कि बसपा को वोट देना बेकार रहेगा, कोई मतलब नहीं है। अब ये तो सब मैं क्या कह रहा हूँ, वो क्या कह रहे हैं, वो फला पार्टी क्या करी, मैं क्या, इस पर मत जाइए। अब जनता क्या कहेगी वो देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभागीय मीटिंग की, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि बरेली के आसपास का इलाका मलेरिया के लिहाज से संवेदनशील है। इसके अलावा बुंदेलखंड का इलाका चिकनगुनिया के लिहाज से संवेदनशील है। वहीं कालाजार के लिए वाराणसी का क्षेत्र बेहद संवेदनशील है। ऐसे में प्रदेश में एक साथ अभियान चलना चाहिए, जिसमें बोर्ड लगाना चाहिए और जानकारी दी जानी चाहिए कि कैसे सभी बीमारियों को रोका जा सके। अभियान को अपने हाथों में लेते हैं, जिसमें इंसेफ्लाइटिस है। इंसेफ्लाइटिस में जापानी इंसेफ्लाइटिस भी है और एक्यूट इंसेफ्लाइटिस भी है। डेंगू, कालाजार, मलेरिया, चिकनगुनिया, इन सब के खिलाफ एक विशेष अभियान होता है ये, जिसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की स्कीम को हम लोग लेकर के चलते हैं। राज्य सरकार के स्तर पर अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से अभियान चलता है। 1 जुलाई से अभियान प्रारंभ होगा पूरे प्रदेश में। पहले सीमित 38 जनपदों तक हम लोगों का था, लेकिन बाद में हम लोगों ने कहा कि भाई प्रदेश का कोई ना कोई जनपद किसी न किसी, अगर आप 38 जनपदों को देखेंगे तो इंसेफ्लाइटिस की दृष्टि से संवेदनशील है, लेकिन वहीं अगर आप मध्य यूपी से जुड़े हुए या पश्चिम यूपी से जुड़े हुए कुछ जनपदों को देखेंगे, इंसेफ्लाइटिस
आपको कुशीनगर से लेकर के सहारनपुर तक उसके पेशेंट मिलेंगे। डेंगू मथुरा, फिरोजाबाद, आगरा से लेकर के लखनऊ तक इससे जुड़े हुए मामले कानपुर, ये सभी उसमें देखने को मिलते हैं। मलेरिया बरेली और उसके आसपास के क्षेत्र इसके दृष्टि से संवेदनशील हैं। कालाजार के लिए वाराणसी और उसके आसपास के जनपद संवेदनशील हैं। चिकनगुनिया के लिए बुंदेलखंड का पूरा क्षेत्र इसके लिए संवेदनशील है। यानी प्रदेश कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में कम या ज्यादा रूप में उसके प्रभावित है। बीमारी बढ़ती तभी है जब कम की हम लापरवाही करते हैं और उसकी अनदेखी करते हैं। इसलिए हमें पूरे प्रदेश को इसके लिए लेना पड़ा है। इसलिए पूरे प्रदेश में एक साथ ये अभियान चलना चाहिए। 1 तारीख से अभियान चलना है। हर जिला मुख्यालय पर, हर तहसील मुख्यालय पर, हर ब्लॉक मुख्यालय पर, हर नगर निकाय, हर सार्वजनिक स्थल पर, ब्लॉक मुख्यालय, चिकित्सालय, इन सभी पर सूचना विभाग, स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाएं, संचारी रोग नियंत्रण से जुड़े हुए उसको लेकर के। इससे कौन कौन सी बीमारियां हैं, इनसे बचाव के लिए क्या सावधानी बरती जानी चाहिए, एक। दूसरा, इस अभियान को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी केवल स्वास्थ्य विभाग की नहीं है, इस सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। सभी लोग मिलकर के इस अभियान को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपना योगदान दें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 10वीं कक्षा के टॉपर बच्चों और उनके माता पिता से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों से कई सवाल भी पूछे। इसके अलावा उन्होंने बच्चों को कई बातें भी बताई। इसके अलावा उन्होंने बच्चों को सुझाव देते हुए कहा कि बच्चों को हर रोज अखबार पढ़ना चाहिए, जिससे बच्चों को पूरी दुनिया की खबर मिलती रहे। कितने घंटे पढ़ते हैं? सर हम 18 घंटे पढ़ते हैं। 18 घंटे? यस सर। अरे तो सोते कब हैं आप? सर बहुत कम सोते थे सर, 2 पेपर के टाइम से 2 बज जाता था, फिर 4 बजे उठ जाते थे। देखिए, व्यक्ति के लिए कार्य के साथ साथ आराम भी आवश्यक है, और ये अगर नियमित रूप से करेंगे ना, नियमित रूप से पढ़ेंगे, नियमित रूप से खेलेंगे, नियमित रूप से सभी कार्यों को टाइम टेबल बना करके वितरित कर लेंगे ना, तो फिर परीक्षा के समय अनावश्यक बोझा नहीं लगेगा कि हम इतनी देर परीक्षा के समय पढ़ें। सामान्य उसके साथ परीक्षा में भी बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। उत्तराखंड में आईएएस अधिकारी रामविलास यादव को आय से अधिक संपत्ति जमा करने के मामले में कल देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद ये कार्रवाई हुई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि देवभूमि उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास के लिए हमारी सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों को लेकर पीएम मोदी का मार्गदर्शन प्राप्त किया। साथ ही उनसे चंपावत के समीप स्थित स्वामी विवेकानंद जी की साधना स्थली मायावती आश्रम आने का अनुरोध भी किया। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार संजय राउत के एक बयान के बाद खतरे में पड़ती हुई नजर आ रही है। एक तरफ एकनाथ शिंदे ने जहां शिवसेना में भूचाल ला दिया है, तो वहीं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अगर शिव सैनिक चाहेंगे तो शिवसेना महाविकास आघाड़ी गठबंधन से बाहर निकल जाएगी। इसके अलावा उन्होंने सभी बागी विधायकों से मुख्यमंत्री के साथ मिलकर बातचीत करने की सलाह दी और कहा कि गुवाहाटी में पत्राचार न करें। या सगळ्या आमदारांची इच्छा आणि भूमिका असेल की महाविकास आघाडीतून शिवसेनेनं बाहेर पडलं पाहिजे आणि एक वेगळा विचार केला पाहिजे। त्याने आधी महाराष्ट्रात यावं, मुंबईत यावं आणि त्यांची जी मागणी आहे ती मागणी अधिकृतपणे शिवसेना पक्षप्रमुखांसमोर त्यांनी मांडावी। त्यांच्या मागणीचा नक्की विचार होईल, पण आधी मुंबईत यायची हिंमत दाखवा। तिथे बसून तुम्ही पत्रव्यवहार करू नका, तिथे बसून पत्रव्यवहार करू नका। इथे मोबाईलवर, व्हॉट्सअपवर किंवा अन्य ट्विटरवर आपण पक्के शिवसैनिक आहात, आपण शिवसैनिक असल्याचं सांगताय, आम्ही शिवसेना सोडणार नाही असं सांगताय, पण आमची भूमिका फक्त सध्याच्या सरकारविषयी आहे। 2
त्या सरकारमधून महाविकास आघाडीतून शिवसेना बाहेर पडायला तयार आहे. तुम्ही इथे येण्याची हिंमत दाखवा, समोर उद्धव साहेबांसमोर या आणि भूमिका मांडा. नक्की तुमच्या भूमिकेचा विचार होईल. 24 तासात परत या. हे मी परत सांगतो, मी जबाबदारीनं आणि हवेतले हे मी भूमिका मांडत नाहीये. 24 तासात तुम्ही मुंबईत परत या. उद्धव साहेबांसमोर आपण बसू आणि तुमची जी भूमिका आहे ती स्वीकारण्यासंदर्भात नक्की विचार केला.